नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम की पॉलिटी की क्वेश्चन आंसर सीरीज है जिसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए हैं और मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ऐतिहासिक बैकग्राउंड यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। उनके साथ साथ और तथ्यों को भी शामिल करते जा रहे हैं ताकि वो टॉपिक हमारे लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। भविष्य में अगर उस टॉपिक यानी जो भी एक्ट हम पढ़ रहे हैं उस एक्ट से अगर कोई क्वेश्चन आता है हम उसको कर लें। उसी सीरीज में जो आज हम पढ़ेंगे वो लेक्चर 10 है और उसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। चूंकि ये जो एक्ट आज हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919, ये काफी बड़ा एक्ट था और इसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐसे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम पहले पार्ट में कुछ तथ्यों को जानेंगे, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और बाकी कल नेक्स्ट पार्ट में हम और तथ्य जो बचे हुए उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर केंद्रित है भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इससे पहले के 9 लेक्चर में हमने 9 अधिनियम या चार्टर एक्ट वगैरह को पढ़ा है। वो अगर आपने नहीं देखा, नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का फोल्डर है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने नॉलेज स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें जो भी प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है, एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। पहले सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किस नाम से भी जाना जाता है? इसका और नाम भी होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम, मोर्लेमेंटो सुधार, मोंटफोर्ड सुधार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन 4 नामों में से एक नाम होगा जिसको भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है, वो है मोंटफोर्ड सुधार यानी मोंटागू चेम्सफोर्ड और सुधार भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोंटफोर्ड सुधार। क्यों बोला जाता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर और चीज़ों को भी जानते हुए चलते हैं कि भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम ये एक टाइटल था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, जब 1857 के जो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ था उसके विद्रोह के पश्चात जो चेंज आया था यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हुआ था और जो ब्रिटिश इंडिया था पूरा राज्य वो क्राउन ने संभाल लिया था। तो जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1858, उसका एक टाइटल था कि भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम यानी एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहीं मोर्लेमेंटो सुधार जैसे हम जानते हैं, जो इससे पहले हमने एक्ट पढ़ा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, उसको मोर्लेमेंटो सुधार बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है वो हमने वहां पर डिस्कस किया है, आप वहां देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड और सैमुअल मोंटागू की सिफारिश पर आधारित किया गया था ताकि भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थाएं शुरू की जा सके। और इस अधिनियम को बेसिकली कितने वर्ष शामिल किए गए थे? ये अधिनियम बेसिकली कितने वर्षों के लिए लाया गया था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 या भारत सरकार अधिनियम लाया गया था और किसकी सिफारिश थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड और सैमुअल मोंटागू। जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे जैसे कि हम जानते हैं वो ब्रिटिश भारत के वाइसराय रहे थे और वो 1916 से 1921 ईस्वी के मध्य थे, यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी के मध्य था। वहीं सैमुअल मोंटागू उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे। तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सिफारिश पर आधारित ये एक्ट आया था, इस वजह से इनको मोंटफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड और सैमुअल मोंटागू एक्ट भी बोला जाता है यानी मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है 8 साल के लिए, ऑप्शन बी 9 साल के लिए, ऑप्शन सी 10 साल के लिए और ऑप्शन डी 12 साल के लिए। तो ये जो एक्ट लाया गया था ये बेसिकली इसका टाइम पीरियड था, ये ड्यूरेशन था, इसको 10 साल के लिए लाया गया था। तो 1919 से 1929 तक के लिए लाया गया था। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो 2 साल पहले यानी नवंबर 1927 को ही साइमन कमीशन भेज दिया गया था, जो ये एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919 उसके रिव्यू के लिए, यानी समय से पहले ही 2 साल। तो बेसिकली ओरिजिनली ये 10 साल के लिए इसको लाया गया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मोंटागू घोषणा जो अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 में परिलक्षित होती है
को इस नाम से भी जाना जाता है। जो मोंटागू ने घोषणा की थी, बेसिकली जो टाइम है जिस समय घोषणा की थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त 1917 को मोंटागू घोषणा की गई थी। और उसमें बेसिकली 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो उसमें कहा गया था। एक तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जाएगा जो सेल्फ गवर्निंग होंगे, मतलब ऑटोनॉमी होंगे। और जो सेकंड पॉइंट था वो ग्रेजुअल एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कोई भी एक शाखा होगी एडमिनिस्ट्रेशन की, कार्यकारी की कोई भी शाखा होगी, उसमें इंडियन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट थे मोंटागू घोषणा में। कब आया था? 20 अगस्त 1917 को। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है। इसको जुलाई घोषणा के नाम से जाता है, ए। ऑप्शन बी अगस्त घोषणा, ऑप्शन सी अक्टूबर घोषणा, और ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो ये जो जैसा कि मैंने डेट बताई है 20 अगस्त 1917, तो उसी हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि इसको अगस्त घोषणा यानी इंग्लिश में अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगस्त घोषणा या अगस्त डिक्लेरेशन, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही कथन चुनना है। कथन देख लेते हैं। पहला क्या है? भारत सरकार के एक्ट 1919 में अलग प्रस्तावना थी। दूसरा क्या है? डीआरच यानी दोहरा शासन प्रबंध पेश किया गया था, अर्थात प्रशासकों की 2 वर्ग थी, कार्यकारी परिषद और मंत्री। स्टेटमेंट 3 क्या है? इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को वर्गीकरण का प्रावधान किया गया था। प्रांतीय विषयों को भी फर्दर 2 समूह में विभाजित किया गया था, एक आरक्षित यानी रिजर्व, दूसरी स्थानांतरित यानी ट्रांसफर। तो यहाँ पर पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। जो भारत सरकार अधिनियम आया था 1919 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, और पहला एक्ट था जिसमें प्रियम्बल का यूज किया गया था। प्रियम्बल था उसमें, जैसा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन 1949 इसमें जो हमने बनाया था और फाइनली 26 जनवरी 1950 को बना था, लागू किया था, उसमें भी प्रियम्बल हमारा लिखा हुआ है और वो बेसिकली पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार है। तो वो सबसे पहले आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और इसमें डीआरच यानी डीआरकी, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है दोहरा शासन प्रबंध का इसमें प्रोविजन किया गया था। अर्थात जो प्रशासक थे यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। एक थे कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरे मिनिस्टर। तो ये 2 शाखाएं कर दी गई थी एडमिनिस्ट्रेटर्स की। इसमें एक चीज और कही गई थी, कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें लॉ बनाया जाता है उनको डिवाइड कर दिया गया था कि सेंट्रल कुछ सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है और प्रांत जो है ना दूसरे सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है 3 लिस्टें होती हैं, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी जो है ना स्टेट लिस्ट और तीसरी जो है ना कंकरेंट लिस्ट। तो इस तरीके से विषयों का डिवीजन किया गया था भारत सरकार अधिनियम जो है ना 1919 में यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और इसमें जो फर्दर जो प्रांतीय विषय थे, इन्हें प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, उनको और 2 भागों में बांट दिया गया था। एक थे रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरे थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। वो क्या थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? केवल एक स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। और ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है। तो जैसे हमने यहाँ डिस्कशन किया है उसी हिसाब से तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रांतीय विषयों के बारे में भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही विवरण चुने, यानी जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उसके बारे में भारत सरकार अधिनियम में क्या कहा गया था वो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? आरक्षित विषयों को जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उनको गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना प्रशासित किया जाता था। मतलब जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उन पर कौन लॉ बना सकता था? उन पर गवर्नर बना सकता था। बेसिकली गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर था उन विषयों का जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, और वो जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर की, उसके मदद से ये कार्य करते थे। और वो जो लेजिस्लेचर था उस प्रोविंस का, उसके प्रति उत्तरदायी नहीं थे, रेस्पॉन्सिबल नहीं थे उसके कार्यों में। मतलब वो इंडिपेंडेंटली कार्य कर सकते थे और लेजिस्लेचर उनके कार्यों में दखल नहीं कर सकती थी। अब यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जो स्थानांतरित किए गए विषय थे यानी जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उनको गवर्नर द्वारा विधान परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्री की सहायता से प्रशासित किया जाता था। मतलब जो रिजर्व सब्जेक्ट को गवर्नर द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता था, और लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा, वहीं ट्रांसफर सब्जेक्ट को गवर्नर द्वारा ही किया जाता, लेकिन जो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्री होते थे उनकी सहायता से। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वहाँ रेस्पॉन्सिबल कौन था? वहाँ मिनिस्टर थे, और जो काउंसिल के किसी प्रोविंस के काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। ये 2 स्टेटमेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं।
केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी केवल दो स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है जैसे हमने डिस्कशन किया, तो करेक्ट आंसर है एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को दो समूहों में विभाजित किया गया था। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एक रिजर्व सब्जेक्ट थे, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट थे। तो निम्नलिखित विषयों में से जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसके बारे में क्वेश्चन है, विषय देख लेते हैं। कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर, सेकंड है भू राजस्व यानी लैंड रिवेन्यू, थर्ड है सिंचाई मतलब इरिगेशन, और फोर्थ है लोक निर्माण मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वगैरह। तो इन चारों में से कौन से रिजर्व सब्जेक्ट थे, ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल एक सही है, बी एक और दो सही है, सी 1 2 3 सही है, और डी 1 2 3 4 चारों सही है। तो यहाँ पर जो रिजर्व सब्जेक्ट थे जिसमें गवर्नर उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही कुछ निर्णय ले सकती थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के दखल के बिना, वही रिजर्व सब्जेक्ट थे। और इसमें से जो एक लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व सब्जेक्ट था, जो भी बेसिकली जो ब्रिटिश शासन था उसके अंतर्गत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, मतलब जिसमें उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे, तो वो सब्जेक्ट उन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट में रखे थे। जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इरिगेशन हो गया। इरिगेशन से क्या होता था, इरिगेशन में वो टैक्स लगाते थे पानी का, फिर जो सिंचाई से फसल होती थी फिर उस पर भी टैक्स लगाते थे। इस तरीके से इरिगेशन एक नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट था उस समय। भू राजस्व यानी लैंड रिवेन्यू, ये भी बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है। तो ये तीनों ही चीजें जो है ना रिजर्व सब्जेक्ट रखी गई थी। वहीं लोक निर्माण पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऐसा कुछ खास नहीं था, तो इस वजह से इसको नहीं लगा। तो करेक्ट आंसर इसका 1 और 2 और 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को दो समूह में विभाजित किया गया था। जैसे हमने देखा रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट मतलब आरक्षित और स्थानांतरित। जो निम्नलिखित विषयों में से स्थानांतरित किए गए उनके बारे में क्वेश्चन, मतलब यहाँ ट्रांसफर सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब जो गवर्नर और जो इंडियन वो जो काउंसिल हुआ करते थे प्रांतीय, उसके जो मिनिस्टर हुआ करते थे वो रेस्पॉन्सिबल थे। तो स्थानांतरित सब्जेक्ट देख लेते हैं। एक वित्त हो गया, 2 शिक्षा यानी एजुकेशन, वित्त मतलब फाइनेंस, 3 स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, और 4 आबकारी और उद्योग। तो जैसा मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नेशनल लेवल पे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको अपने अधीन रखती थी, उनको रिजर्व सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखती थी। तो जो पहला ऑप्शन है वित्त यानी फाइनेंस, फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, इसको वो अपने जो है ना अधीन रखा करती। तो ये रिजर्व सब्जेक्ट था, ये ट्रांसफर नहीं था, स्थानांतरित नहीं था, और बाकी तीनों चीजें जो है ना वो स्थानांतरित थी। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी 2 3 4 सही है, और ऑप्शन डी 1 2 3 4 सही है। तो यहाँ मैंने डिस्कस किया कि एक गलत है, तो यहाँ एलिमिनेशन से भी आप देख सकते हैं अगर एक गलत हुआ तो ए बी डी गलत हुआ, और केवल सही आंसर है ऑप्शन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देश में पहली बार द्विसदनात्मक और प्रत्यक्ष चुनाव के लिए निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन का मतलब है जो कंट्री में फर्स्ट बार ये एक्ट आया था, अधिनियम आया था, उसमें सबसे पहले प्रोविजन किया गया था कि जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, केंद्र की भारतीय विधान परिषद, उसको 2 सदनों में डिवाइड कर दिया था। जैसे कि इस समय हमारे जो पार्लियामेंट है उसके 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। यानी उच्च सदन को जैसे राज्यसभा हम बोलते हैं, निम्न सदन को लोकसभा बोलते हैं। ये पहली बार जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये प्रोविजन लाए गए थे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और उसमें जो प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी। पहली बार जो पॉइंट हैं ये दोनों पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जुड़े हैं। निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत परिषद अधिनियम 1861, और डी भारत परिषद अधिनियम 1909। तो ये दोनों जो प्रोविजन थे जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार आए थे। मतलब द्विसदनात्मक यानी जिसको हम इंग्लिश में बोला जाता है यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनात्मक विधान परिषद विधानसभा। तो और प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 145 सदस्यों वाले केंद्रीय विधानमंडल के पहले सदन को विधानसभा यानी निचला सदन कहा जाता था। इसमें कितने सदस्य चुने और कितने मनोनीत किए गए थे। तो यह क्वेश्चन है कि जो
इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये भारतीय केंद्रीय विधानमंडल था, उसमें जो सदस्यों की संख्या थी 145 थे, ठीक है। और जो उसके जो 2 सदनों में डिवाइड कर दिया गया था। जो पहला सदन था उसको निचला सदन यानी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था। उसमें जो 145 सदस्य कितने चुने और कितने मनोनीत यानी उनको नॉमिनेट किया जाता था, और यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन से ये चुने जाते थे। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत। ऑप्शन 2 क्या है, 114 निर्वाचित और 31 मनोनीत। थर्ड ऑप्शन है 124 निर्वाचित और 21 मनोनीत, और फोर्थ है 134 निर्वाचित और 11 मनोनीत। तो 145 सदस्यों में 104 तो इलेक्ट हुआ करते थे डायरेक्ट इलेक्शन से, और 41 जो है ना उनको नॉमिनेट किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 104 और 41। तो यहाँ पर हमने पहले सदन की बात कर ली जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, और निचला सदन थे उसमें 145 सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय विधानमंडल का दूसरा सदन, यहाँ दूसरे सदन की बात हो रही है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर जब आया था तो इसमें 60 सदस्य, दूसरे सदन में 60 सदस्य थे। उसको राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट या उच्च सदन कहा जाता था। राज्य परिषद इंग्लिश में जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, यानी उच्च सदन। और इसमें कितने सदस्य चुने और कितने मनोनीत किए गए थे, ये इसके बारे में क्वेश्चन। मतलब 60 में से कितने डायरेक्ट चुने गए थे और 60 में से कितने नॉमिनेट किए गए थे। ऑप्शन देख लेते हैं। 1, 23 तो निर्वाचित थे और 37 मनोनीत। 2, 33 निर्वाचित और 27 मनोनीत। 3, 43 निर्वाचित और 17 मनोनीत। और 4, 53 निर्वाचित और 7 मनोनीत। तो 60 में से जो 33 सदस्य थे, मतलब ज्यादा सदस्य निर्वाचित थे यानी डायरेक्ट इलेक्टेड पर्सन थे वो, और 27 मनोनीत थे यानी नॉमिनेटेड थे। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2, 33 निर्वाचित और 27 मनोनीत, मतलब 33 इलेक्टेड और 27 नॉमिनेटेड। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, 33 निर्वाचित 27 मनोनीत। इस तरीके से दोस्तों आज हमने जो फर्स्ट पार्ट था बेसिकली ये भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, हमने बहुत सारे अच्छे तथ्यों को हमने डिस्कस किया जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको बहुत ही सहज तरीके से मैंने प्रेजेंट किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, आप इसके बारे में पूरी तरीके से अवेयर हो जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक बटन को प्रेस करना न भूलें। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।